बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की भी, लेकिन सबसे पहला अपडेट आपको लखनऊ अग्निकांड से जुड़ा हुआ दे देते हैं। लगातार जानकारी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्या स्थिति फिलहाल मौके पर बनी हुई है और क्या अपडेट है। क्योंकि देखिए, मौके पर लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जारी है। किस तरीके से कमरों को खंगाला जा रहा है, आग को बुझा लिया गया है, लेकिन अब कोशिश है जो अंदर धुआं है उसे कैसे कम किया जाए। इसके लिए जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। चलिए, शैलेश लगातार हमारे साथ मौके से बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शैलेश, क्या बातचीत आपकी संभव हो पाई है? कौन वो लोग थे, किसे वो ढूंढ रहे थे, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, उनसे फिलहाल बात नहीं हो पाई और यहाँ से पुलिस की टीम जो है उनको, क्योंकि एक महिला उनमें से जो थी वो बेहोश भी हो गई और उसके बाद में पुलिस की टीम जो है उनको यहाँ से लेके गई है सिविल हॉस्पिटल जहाँ पर सभी जिन लोगों का इलाज होना है या जो मृतक हैं उन सभी को वहीं पर ले जाया गया था और वहीं लगातार ले जाया जा रहा। और ऐसे में क्योंकि वो महिला जो थी इतनी घबराई हुई थी, बता भी नहीं पा रही थी कौन है उनकी बहन, वो बस ये कह रही थी कि मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, जो 3 महिलाएं साथ में आई थी उनमें से। और उसके बाद में जब डीसीपी सेंट्रल अपर्णा कौशिक आई, उन्होंने बातचीत की और अब उसके बाद में जब डीसीपी सेंट्रल ने बात करी तो उनको वहाँ से सहयोग देकर भिजवाया गया सिविल हॉस्पिटल, जिससे वहाँ पर वो जाकर देख सके कि जो लोग भर्ती हैं क्या उनमें इनकी बहन भी हैं या नहीं, क्या स्थिति है, उसके लिए भेजा गया है। अभी एम्बुलेंस से ही उन लोग को बैठाकर भेजा गया है तत्काल। और इसके अलावा अगर हम बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस हॉल के रिसेप्शन की हम बात करें फिलहाल, यहाँ पर रिसेप्शन का एरिया जो मेन एंट्रेंस है होटल के अंदर जाने का, तो उसको पुलिस ने सील कर दिया है पूरी तरह से। और उसके पीछे वजह जो है वो यही कि यहाँ का अब पूरा फॉरेंसिक ऑडिट होगा, जिससे ये एग्जैक्ट पता चलेगा कि जो आग लगने की वजह थी वो क्या थी, आखिर आग कैसे लगी, और इसके बाद जो आग लग भी गई तो वहाँ पर क्या सिस्टम था उससे लड़ने के लिए उन परिस्थितियों में, इन सारी चीज़ों का मौका मुआयना करेगी टीम और उसके बाद में रिपोर्ट देगी। और मुख्यमंत्री ने भी देखिए इस मामले में तत्काल ये निर्देश सुबह ही दे दिए थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की रिपोर्ट उनको चाहिए, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन अधिकारियों ने अपनी कलम से यहाँ पर अगर बात करते हैं अनुमतियाँ दी होंगी, अगर वो अनुमति नियम विरुद्ध होंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये 7 निर्देश दे दिए गए हैं। मंडलायुक्त लखनऊ की डॉक्टर रोशन जैकब, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी उसके बाद में अपनी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जांच आगे शुरू की थी, जिसके बाद में अब वो लगातार अपनी एक रिपोर्ट पूरी तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को वो आगे सौंपेंगे। एक बार फिर से हम दूसरे गेट की तरफ चलते हैं। ये गेट तो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर जो तस्वीरें आप देखें पूरा सील किया जा चुका है। यूपी पुलिस की पट्टी जिस पर लिखा है डू नॉट क्रॉस, यानी इस पट्टी के आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई जाता है तो वो कानून तोड़ेगा और जांच प्रभावित करने जैसा मामला वो माना जाएगा। इसके अलावा होटल के अंदर जाने के लिए बाकी 2 और रास्ते जो देख पा रहे हैं हम, वहाँ पर भी इसी तरह से एक रास्ते पर पट्टी लगा दी गई है, ब्लॉक कर दिया गया है उस पूरे एरिया को। अच्छा शैलेश, क्योंकि देखिए रेस्क्यू टीमें तो मौके पर मौजूद है, तस्वीरें भी आपने दिखाई कि कैसे वो रेस्क्यू कर रहे हैं। इनके अलावा इस वक्त कौन और बिल्डिंग में मौजूद हैं, कौन कौन से विभाग के जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग यहाँ पर हैं, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले जो लखनऊ के सीएमओ हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, वो भी यहाँ पर खुद पहुँचे थे। उसके पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ का मुआयना करके गए, एलडीए के वीसी यहाँ पर पहुँचे थे, नगर निगम के जो जोनल ऑफिसर हैं जिनके अंडर में ये क्षेत्र आता है वो यहाँ पर पहुँचे थे मुआयना करने के लिए। तो एक एक करके लगातार जितने विभाग, फायर विभाग की टीम, देखिए अब अलग अलग इन चीज़ों को आप समझिए। फायर विभाग की टीम की अगर हम बात करते हैं, देखिए सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फायर विभाग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एनओसी फायर विभाग की आपको लेनी पड़ती है एक होटल अगर आप बना रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं तो एलडीए जो है वो नक्शा पास करता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार होता है, उन सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल आप पहुँचिए, मौका मुआयना कीजिए, क्या हालात हैं उनको आप देखिए और उसके आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे अंजाम दीजिए। तो लगातार ये अधिकारी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो हैं, जो फायर सर्विस की टीम है, वो अंदर अपना मौका मुआयना कर रही हैं और यहाँ पर लगातार देखिए, क्योंकि इससे आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि ऊपर कांच तोड़ा जा रहा है, जिससे कि अंदर अगर कहीं पर धुआं इकट्ठा है तो उसको बाहर निकाला जा सके। एसडीआरएफ की टीम ने जो एक मोटा सा पाइप देख रहे हैं पीले रंग का, ये इसीलिए लगाया गया है जिससे एक साथ धुएं को खींचकर एग्जॉस्ट के सहारे
बाहर किया जा सके। जब धुआं बाहर निकलेगा तो अंदर जाकर जो सर्च ऑपरेशन है उसको चलाना और बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी हमें सामने नजर आ रहे हैं पुलिस गेट के सामने, हालांकि कोई भी बात करने को भी तैयार नहीं है। उनकी प्राथमिकता यही है कि एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन कर लें। हालांकि ये माना जा रहा है कि लगभग जो लोग हैं वो बाहर निकाले जा चुके हैं फिलहाल। जी सैलिश, क्या लग रहा है कि क्योंकि मौके की यहाँ स्थिति आप पर देख कोई रहे टीम हैं। आने वाली है, जैसी सूचना मिल रही है हम आपको बताएं। जी 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 आपको बता दें, देखिए जो अनाउंसमेंट है यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो भी कुछ समय में आने वाली है और इसीलिए इस रास्ते को रस्सी से बंद किया जा रहा है। पुलिस जो है वो जो भी लोग इस पूरे सर्च ऑपरेशन अच्छा, या क्या जो एजेंसी क्या अनाउंसमेंट उनको बाहर किया जा रहा है कि रस्सी प्रशासन बांध की के तरफ से किया जा रहा है, जरा ये सुनाइए, क्या इनकी तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए उनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि सब लोग अब यहाँ से बाहर की तरफ चले जाएं, क्योंकि दो वजह हैं। एक, ऊपर की तरफ जो कांच तोड़ा जा रहा है, जब वो नीचे गिर रहा है तो जो भी नीचे होगा उसको चोट लग सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो बताई नहीं जा रही है अनाउंसमेंट में, लेकिन हमारे सोर्सेज यहाँ पर बता रहे हैं वो ये है कि सर्च ऑपरेशन के लिए यहाँ पर जो है फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जो टीम एक हो सकती है वो पहुँच सकती है। फिलहाल अब अंदर के हिस्से में अगर हम देखें तो जो जेसीपी हैं लखनऊ के जेसीपी एलओ वो मौजूद हैं। इसके अलावा डीसीपी सेंट्रल मौजूद हम देख पा रहे हैं दूर से उनको, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को देख पा रहे हैं। जिला प्रशासन के कुछ लोग जो हैं वो भी हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अंदर जो है अब बस कुछ ही देर में, देखिए कुछ समय में यहाँ पर जब टीम आएगी वो भी अपनी पूरी जांच करेगी आग लगने के कारणों से लेके और हर चीज़ का। तो रास्ते को देखिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, एक एम्बुलेंस को अंदर रखा गया। वैसे ये बताया जा रहा है कि जो भी लोग अंदर से निकाले जा चुके हैं और लगभग आग देखिए बुझ चुकी है। जो धुआं था वो भी अब पहले से काफ़ी कम दिख रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संभव है कहीं पर कोई किसी कमरे में रह ना गया हो, छूट ना गया हो, तो ऐसी कोई कमी ना रह जाए। इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे सर्च को आगे बढ़ाया जा रहा है अभी, और लगातार ये सर्च ऑपरेशन जो है सुबह से ही जिस तरह से हम दिखाए थे जारी है। जी सैलिश, क्योंकि देखिए फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें आपने दिखाई, सेकंड फ्लोर की तस्वीरें आपने दिखाई, और जैसे हालात हमने इन फ्लोर्स में देखे हैं वहां पर उन्हें देखकर लग रहा है कि इस फ्लोर्स पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि वहां से तो लोग सुरक्षित निकल गए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कैजुअलिटी थर्ड फ्लोर पर हुई है, ये समझा जाए इन तस्वीरों से? बिल्कुल देखिए फिलहाल जो बॉडीज़ भी निकाली गई थी वो ऊपर सेकंड और थर्ड फ्लोर से ही निकलते हुए हमने देखा था जब निकाला गया उन लोगों को। और दूसरी चीज़ एक और बताएं, जो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर पीछे के हिस्से से सबसे ज़्यादा धुआं निकलते भी देखा है। जो अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें वहाँ ये नज़ारा ही दिखा है, और सेकंड और थर्ड फ्लोर में भी जो सबसे ज़्यादा हम नुकसान देख पा रहे हैं वो इस बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ है। यानी पीछे का जो हिस्सा था, ऐसा लगता है कि शायद वहीं पर इलेक्ट्रिक रूम रहा होगा या बैंक्वेट जो फर्स्ट फ्लोर से बताया जाता वो उस पोर्शन की तरफ रहा होगा। शायद ये वजह हो सकती है कि यहाँ से जो लोग थे उनको निकाला गया हो और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा हानि हुई हो। तो ये तो चीज़ें अब आगे जब, और क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं ऊपर, जब ये और चीज़ें जांच में आगे बढ़ेंगी तो और स्पष्ट होगा कि क्या कारण रहा और किस जगह पर सबसे पहले ओरिजिन रहा। जो आग लगी वो सबसे पहले किस जगह से उठनी शुरू हुई, जिस जगह उठनी शुरू हुई वहाँ पर किस तरह के इंतजाम थे, वहाँ पर किस तरह के लूप होल थे, जो इस घटना, जो इतनी बड़ी घटना हो गई, और उसके बाद में वो आग किस किस तरह से फैली यहाँ पर, और आखिर क्यों नहीं जल्दी काबू पाया जा सका, क्यों नहीं लोग बाहर निकाले जा सके, क्यों इतनी वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं थी कि इतना धुआं भर गया। और उसके बाद सुबह से हम दिखा रहे हैं लगभग 8 सवा 8 बजे से कि कितनी मशक्क़त यहाँ पर टीम को करनी पड़ी अपने को अंदर जाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का तो हिस्सा जिस तरह से हमने पूरी आपको दीवारें दिखाई, फर्स्ट फ्लोर की तो ये स्थिति है कि आप अंदर प्रवेश तक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी मोटी दीवारें हैं, उनको कैसे तोड़ा जाएगा अचानक से। लेकिन सेकंड फ्लोर पर ये जो खिड़कियां बनी हुई थी वहाँ से ज़रूर तोड़ा गया, लेकिन उनके आगे सवाल कि ये आखिर लोहे की जो रॉड्स के ऊपर ये पत्तियां आप लगी हुई देख रहे हैं, आखिर ये क्यों लगाई गई थी? ये कोई शो तो लग नहीं रही यहाँ पर। अगर हम कहें कि बड़ी खूबसूरती इससे बिल्डिंग में आ गई हो तो वो भी नहीं दिखती। तो आखिर इनको क्यों लगाया गया था, क्यों ये एक मुसीबत का सबब इनको बना दिया गया आज? और अगर ये कहें कि आज इन सारी बाधाओं का होना भी कारण रहा कई लोगों की जान जाने का, तो गलत नहीं होगा। तो आखिर ये व्यवस्था इस तरह की क्यों की गई थी? कहीं ना कहीं देखिए ये एक संकेत भी समझा जा सकता है, क्योंकि
अब तक कई होटल्स ऐसे हैं, या ना सिर्फ 5 स्टार 7 स्टार बल्कि कई ऐसे होटल्स हैं जहां पर ऐसी ही चीजें बनाई गई हैं, ऐसे ही सज्जो साज के लिए ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो लोगों के सामने ऑप्शन नहीं रहता है कि अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो कैसे वो बचे। ना सिर्फ लोगों के सामने बल्कि आपने देखा सुबह से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि प्रशासन को कैसे जद्दोजहद करनी पड़ रही है इन डिजाइन के कारण। तो क्या ये माना जाए ये संकेत है और आने वाले समय में ऐसे जितने भी होटल्स हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, उन पर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, आज जब यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, उन्होंने यही बात बोली कि पूरे प्रदेश के लिए निर्देश जारी करे गए हैं और पूरे प्रदेश में जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं उनका ऑडिट कराया जाएगा, देखा जाएगा वहाँ पर जो मानक है उनके अनुसार चीज़ें हैं नहीं, सेफ्टी के जो मेजर्स होते हैं वो पूरे हैं या नहीं, ये बात कही है। लेकिन एक बड़ी चीज़ देखिए, हम आपको बताएं, चाहे लखनऊ, हम सुबह भी देखिए जिक्र कर रहे थे, लखनऊ के चारबाग इलाके के पास नाका हिंडोला, वहाँ पर 2 होटल्स में आग लगी थी। वो घटना आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं, कई लोगों की जान भी उसमें गई थी। तो सवाल ये उठता है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उस समय तमाम तरीके के आदेश होते हैं, जांच के आदेश होते हैं कि ऑडिट कराया जाएगा, सेफ्टी मेजर सिखवाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को और फिर से अवैध निर्माण भी होते हैं। उसके बाद सारे मानकों को दरकिनार करके इस तरह की आलीशान जो बड़ी बड़ी बहुमंजिला बिल्डिंग है उनका निर्माण भी होता है। और आपको हम बताएं, अगर हम आज की तारीख में जो एलडीए के अपने अपार्टमेंट हैं, जो एलडीए के अपने कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पर अगर हम फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच करा लेंगे तो शायद वहाँ पर आपको तमाम खामियां मिलेगी। हो सकता है कि वहाँ पर आपको ये मिल जाए कि फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं करता। ये हम आपको एलडीए की जो बहुमंजिला अपनी इमारतें वहाँ का बता सकते हैं, तो जो खुद अपनी बिल्डिंग्स में इनका पालन नहीं करा पाता, अंदाज़ा लगा लीजिए वो दूसरे लोगों के जब नक्शे पास करेगा तो वहाँ पर क्या पालन कराएगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं ये जो लचर रवैया है, चाहे वो फायर सिस्टम, चाहे फायर सर्विसेज की बात करें, चाहे वो हम एलडीए की बात करें, जितनी भी इससे जुड़ी हुई एजेंसीज़ हैं उनकी हम बात करें, तो निश्चित रूप से तमाम लोग, अगर देखिए निष्पक्ष जांच हो जाए इस पूरे मामले की, अगर किसी को बचाने की कोशिश ना की जाए, तो आप लिख के रख लीजिए कि फायर सर्विस, एलडीए, तमाम और विभाग जहाँ से एनओसी होती हैं, कई लोग इस पूरे मामले में निपट जाएंगे, कई लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और लेकिन ये आप दूसरा पहलू भी इसका देख लीजिए कि जांच तो होगी। मुख्यमंत्री, चलिए शैलेश लगातार नजर बनाए रखिएगा, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे। मऊ से बड़ी खबर है, सुभाषपा को ये बड़ा झटका लगा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ओम प्रकाश राजभर पर मुख्तार की बात सुनने का आरोप लगाया है। राजभर पर आरोप लगाकर इन 30 लोगों ने ये इस्तीफा दिया है। ये बड़ी जानकारी और ये बड़ा झटका लगा है सुभाषपा को। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, सबसे बड़ा झटका। और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर पर ही काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। ओम प्रकाश राजभर पर मुख्तार की बात सुनने का आरोप लगाया है। राजभर पर आरोप लगाकर ये इन 30 लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। और चलिए राहुल फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, ये बड़ा झटका माना जा सकता है सुभाषपा के लिए, एक साथ 30 लोगों ने इस्तीफा दिया है, क्या और जानकारी, क्यों इस्तीफा दिया है? ये बड़ा झटका नहीं, ये बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि महेंद्र राजभर जो है कहीं मऊ सदर विधानसभा से चुनाव लड़ के 6000 मात्र वोटों से हारे हुए हैं। और ये 18 साल पहले इन्होंने पार्टी की शुरुआत जब की थी ओम प्रकाश राजभर के साथ, तो ये फाउंडर मेंबर कहे जाते हैं और इन्होंने पूरा समय दे दिया। इनके साथ जो छोड़ने वाले लोग हैं वो लोग भी फाउंडर मेंबर ही हैं। ये कहा जाए कि ओम प्रकाश राजभर को एक झटका जो है, जोर का झटका बहुत धीरे से दिया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने जब ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के लोगों, स्थानीय लोगों से मैंने बात किया, यहाँ के मऊ के जिलाध्यक्ष से भी बात किया, तो इन लोगों को ये बात नहीं पता थी। वो लोग खुद आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा बात कैसे महेंद्र राजभर कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन महेंद्र राजभर ने इनके ऊपर टिकट बेचने का, कार्यकर्ताओं की अवहेलना करने का, साथ में अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी को प्रश्रय देने का, अब्बास अंसारी को छिपा के रखने का तक आरोप उन्होंने लगा दिया, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता भी ये आरोप लगा रहे थे। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल अपने पुत्र और अपने परिवार के लिए हमारे जो राजभर समाज के वोटों का वो कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये 30 लोग नहीं, ये बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी। यह तो आज लोग मात्र 30 लोग पहुंच पाए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मऊ हमारी जन्मभूमि है और हम लोगों ने इसी जगह से ओम प्रकाश राजभर को खड़ा किया था, ओम प्रकाश राजभर को एक पहचान दिलाई थी। आज उस पहचान को वापस लेने का समय आ गया है, क्योंकि
यह केवल राजभर वोटों का सौदा करके ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर पूरी तरह से अपने केवल परिवार की पार्टी चला रहे हैं, न कि कार्यकर्ताओं से इन्हें कोई मतलब है। इन्होंने उल जुलूल बयान देके भारतीय जनता पार्टी और बसपा के नेताओं के साथ इन्होंने इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया है कि कार्यकर्ता असुरक्षित हो गए और खुद वो वायु श्रेणी की सुरक्षा लेकर अपने आप को सुरक्षित करके अपने वोटों का सौदा कर रहे हैं। जी। जबकि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ये कसीदे पढ़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के फेवर में बात कर रहे हैं, ये इनसे कहें कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये कुछ भी करे, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ताओं के वोटों का सौदा का हम कार्यकर्ता असुरक्षित हो गए हैं इनके केवल बयानबाजी की वजह से। जी। अच्छा राहुल, बने रहिए। एक तस्वीरें भी हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज सुभाषपा से इस्तीफा दे दिया है और तमाम गंभीर आरोप भी लगाए हैं सुभाषपा पर, ओपी राजभर पर। अच्छा राहुल, क्योंकि देखिए 2024 में चुनाव होना है और पहले ही गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, इस बीच इन 30 लोगों का एक साथ इस्तीफा देना और काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये भी कहा है कि मुख्तार की बात सुनी जाती है पार्टी में, तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इन्होंने केवल मुख्तार की बात नहीं कि इन्होंने यहाँ तक कहा कि इन्होंने अभी पूर्व की जो चुनाव हुए हैं इसमें इन्होंने पार्टी के टिकट का सौदा किया है, यहाँ तक आरोप लगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ ये इनके रिश्तेदार भी हैं। दूसरी बात, यह कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। महेंद्र राजभर एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये इनको जब ये मऊ सदर विधानसभा से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था। चलिए राहुल, आप बने रहिएगा। राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, ये क्या हो गया? बड़ा झटका लग गया आपको, तो 30 एक साथ जो कार्यकर्ता है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे पार्टी इसमें पहले नहीं थे, जो लोग इस्तीफा दिए हैं इसकी जानकारी हमें नहीं थी, अभी आपके माध्यम से जानकारी हो रही है। तो वजह क्या था क्या नहीं ये तो हम बात करने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन सुहेल भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान करती आई है और हमेशा से सम्मान दी है। अरुण जी, वजह तो यही लोग बता रहे हैं कि पार्टी में दूसरों की सुनी जाती है और साथ ही साथ टिकट बेचने का भी आरोप लगा दिया आप लोगों पर। देखिए क्या है, जब व्यक्ति मानसिक रूप से जब दूषित हो जाता है या उसके दिमाग में गलत फितरत आ जाती है, दूसरे के इशारों पर काम करने लगता है, तो इसी तरीके आरोप लगाते हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ही तो उनको चुनाव लड़ाया गया था 2017 में, उठा के इतिहास देख लीजिए, 3000 वोट से हारे थे। अगर वही चुनाव जीत गए होते तो ये बात वो नहीं करते, क्योंकि मौका तो पार्टी ने 2019 में भी दिया था, 2017 में भी दिया था, 2022 में अखिलेश यादव जी ने हमारे साथ धोखा कर दिया कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें अनुसूची दे दिया, हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि इनको भी लड़ा दिया जाएगा, लेकिन वो सीट नहीं दिए, जिसकी वजह से हम चुनाव नहीं लड़ा पाए। पार्टी सुहेल भारतीय समाज पार्टी एक प्राथमिक विद्यालय है, इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई कराते हैं। जब उनको विश्वविद्यालय वाली डिग्री लेने होते हैं किसी को भी, तो वो सोचता है कि अब यहाँ वो डिग्री नहीं मिल सकती है तो वो चले जाते हैं। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की सारे इस तरह का खेला वो लोग कर रहे होंगे। तो आरोप आप समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 2022 इलेक्शन में ही इस तरह की रणनीति होने लगी थी कि पार्टी सक्रियता कम कर दी, आना जाना कम कर दिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था, पार्टी को लग रहा था कि अभी ज्यादा सफर नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कारण इन लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है? हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही इन लोगों को सपना दिखाया है, मुख्यमंत्री सांसद बनाने का, विधायक बनाने का, एमएलसी बनाने का, मंत्री बनाने का सपना दिखाया है। तो हो सकता है कि वो सपना पूरा करने के लिए वो हमारे इस तरह का कदम उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी कोशिश करेगी कि उनको मनाया जाएगा। अगर किसी नेता किसी कार्यकर्ता से उनको तकलीफ होगी तो लेकिन अरुण जी, ठीक है अरुण जी, आप बोल रहे हैं कि सपा ने यहाँ पे इनको सपने दिखाए हैं विधायक बनाने के, लेकिन क्या इतना भरोसा भी पार्टी पर नहीं रह गया है कि कार्यकर्ता बात सुने आप लोगों की? कि साफ तौर पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इनकी सुनी नहीं जाती है। क्या भरोसा नहीं रह गया है कार्यकर्ताओं को पार्टी पे? हम अगर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती तो पार्टी 2017 में सबको टिकट दी, इस तरीके से पार्टी इन्हीं लोगों को कहने पर दिया, 2019 में इन्हीं लोगों को कहने पर दिया, 2022 में भी इन्हीं लोगों को कहने पर। परिस्थितियां अलग अलग थी, उस समय बीजेपी के साथ थे, 2022 में हम सपा के साथ आए। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब व्यक्ति की मंशा पूरी नहीं होती है और व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति इस तरह कदम उठाता है। पार्टी ऐसे लोगों पर थोड़ा सा गंभीर होती है कि हाँ भाई, अगर कहीं से नाराजगी हुई है तो बैठ के दूर किया जा सकता है ना, टीवी और अखबार में आकर के सब चीजें बोल करके आप जो संदेश दे रहे हैं, हो सकता है गवर्नर कहीं और से हो रहे हों, तो प्रयास करेंगे समझाने का, हम बात करेंगे, अभी सबसे बात होगी। अगर ये लोग बात
मानेंगे तो ठीक है, क्या नहीं लगता है, मानेंगे तो क्योंकि राजनीति जैसे आप बोल रहे हैं कि विधायक बनाने का सपना इन्हें दिखाया गया है, क्या लगता है कि आपकी बात मान जाएंगे लोग? देखिए, जब व्यक्ति नहीं मानेगा, हमारा तो प्रयास है कि मनाने का, कि सबको मनाया जाए, कोशिश किया जाए कि लोग माने। जी जो नहीं मानता है उसको जबरदस्ती नहीं मनाया जा सकता है, या किसी को जबरदस्ती बांध कर राजनीति में नहीं सक्रिय किया जा सकता है ना कि आप हमारे लिए काम करो। जी। ये तो 2022 विधानसभा चुनाव ठीक है। संपन्न होने के बाद से ये सब चलिए, चीजें बिल्कुल देखे- अरुण जी, इंतजार रहेगा और देखने वाली बात है कितना कामयाब हो पाते हैं आप इन लोगों को मनाने में। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अब नए हेलीपैड बनाने की तैयारी फिलहाल की जा रही है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से काम भी शुरू कर दिया गया है। लगातार कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से जो हवाई कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाया जाए और उसके लिए काम किया जाए। ये तमाम खबर भी आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि किस तरीके से जो ये कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाया जाएगा और कौन कौन सी जगह है, इन कनेक्टिविटी को कहां पर बढ़ाया जाएगा। उसमें केदारनाथ शामिल है, हेमकुंड साहिब और सहस्त्रधारा में ये नए हेलीपैड बनाए जाएंगे ताकि जो लोगों की यात्रा है उसे और भी सुगम बनाया जाए। उड़ान योजना के तहत इन हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने की तैयारी में प्रदेश सरकार है। कुछ दिनों पहले भी आपने देखा था, मुख्यमंत्री ने खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी और इन तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मसूरी की। यहाँ सुवाखोली थड़ियोड मार्ग पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया। पहाड़ी का हिस्सा टूटने से रोड पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक गाड़ी मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची है। रोड पर बड़े बड़े बोल्डर आने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी है। हालांकि प्रशासन सड़क खोलने में लगा हुआ है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी तक मानसून का कहर प्रदेश में जारी है। मसूरी की तस्वीरें हैं, पहाड़ी का एक हिस्सा यहाँ पर गिर पड़ा। और इधर पौड़ी में शिक्षक दिवस के मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज में जिले के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। डीएम पौड़ी और गढ़वाल मंडल अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने टीचर्स को सम्मानित किया। आपको बता दें कि पौड़ी जिले से भी 3 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से देहरादून में सम्मानित किया गया है, जबकि 22 शिक्षकों को शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सल्ला। और देखिए, कोरोना काल के बाद विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो पर्यटन के लिहाज से खुशखबरी है। और अब तक 18,593 देशी विदेशी पर्यटक इस घाटी का दीदार कर चुके हैं, जो फूलों की घाटी में अब तक का सबसे अधिक पर्यटक एक सीजन में आने वाली रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 में 17,424 पर्यटक आने का रिकॉर्ड था, जिसमें 196 विदेशी पर्यटक हैं और वन विभाग अब तक 27 लाख की आय भी हो चुकी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जोशीमठ बद्रीनाथ धाम में बामणी गांव की नंदाष्टमी खास मानी जाती है। ब्रह्मकमल लाने वाले फुलेरी नीलकंठ पर्वत के तलहटी पर 1700 फीट की ऊंचाई से ब्रह्मकमल लाते हैं और इससे मां नंदा को सजाया जाता है। मां नंदा का विशेष पूजा अर्चना की जाती है और गांव में 2 दिनों तक नंदोत्सव मनाया जाता है और महिलाएं दिन रात जागर, कीर्तन, भजन स्तुति करती हुई नजर आती है। तो नंदोत्सव कैसी देखने को मिल रही है प्रदेश में। जोशीमठ से तस्वीरें आप देखिए, पूरा गांव नंदोत्सव को कैसे धूमधाम से मना रहा है। बामणी गांव में इसकी विशेष तौर पर जो धूम है वो देखने को मिल रही है। ब्रह्मकमल फूल से मां नंदा को सजाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है और पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही त्योहार को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नैनीताल की बात करेंगे। यहाँ मां नंदा देवी महोत्सव के पहले दिन पंच आरती में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा पहुंचे। अष्टमी के मौके पर कुमाऊं की कुल देवी मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा की रविवार ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की गई। मां की प्रतिमा को भक्तों के दर्शन के लिए दिन भर मंदिर में रखा जाता है। तेज बरसात के बावजूद श्रद्धालु की भीड़ मेला परिसर में जमा रही। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।